हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सॉइल क्वालिटी एंड सॉइल हेल्थ के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक की एक क्लास हमारी हो चुकी है जिसमें हमने सॉइल क्वालिटी क्या होती है और सॉइल हेल्थ क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, ये सब हमने उस क्लास में चर्चा की थी। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सॉइल हेल्थ के फंक्शन यानी कार्य क्या क्या होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं और इसके इंडिकेटर यानी कि इसके संकेतक कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और आप यदि इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास के नोट्स या पुराने पेपर या गेस्ट पेपर आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, यानी कि जो सॉइल हेल्थ होती है या सॉइल क्वालिटी जो होती है इसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो कार्य आता है, महत्वपूर्ण कार्यों की बात करते हैं। कार्य आता है पोषक तत्वों की आपूर्ति यानी न्यूट्रिएंट सप्लाई का कार्य होता है। क्योंकि जब मृदा की जो गुणवत्ता होती है या मृदा की जो हेल्थ होती है, मृदा स्वस्थ होगी तो उसमें क्या है कि जो पोषक तत्वों की जो आपूर्ति होती है वो भी अच्छी होगी। पौधों को अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे तो वो अच्छी ग्रोथ करेंगे और वो अच्छा उत्पादन भी देते हैं। यानी कि मृदा पौधों के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जिसे हम शॉर्ट में कहें तो एनपीके, और सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि टोटल 17 पोषक तत्व होते हैं जिनमें ज्यादातर मुख्यतः जो ज्यादा मात्रा में यदि पौधे को आवश्यक होता है वो होता है एनपीके। बाकी जितने भी जो पोषक तत्व होते हैं वो सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को अल्प मात्रा में चाहिए होते हैं। और ये पोषक तत्व पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से अवशोषित होते हैं, यानी कि इनको पौधा कैसे ग्रहण करता है तो ये मृदा में होते हैं और जड़ों के माध्यम से पौधा इनको ग्रहण करता है। फिर आगे आता है कि जल धारण और निकासी, यानी कि जो मृदा पानी के भंडारण के रूप में कार्य करती है, जो पौधों के लिए नमी प्रदान करता है। यानी कि मृदा क्या करती है कि अपने अंदर पानी का स्टोरेज करती है और अधिक यदि पानी होता है तो उसको निकासी यानी कि उसको बाहर निकाल देती है। इससे क्या होता है कि जो मृदा होती है उसमें जो पानी के कणों के बीच में जो पानी रुकता है उसी को पौधा ग्रहण करता है जल के रूप में, नमी के रूप में। और जो सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो दोमट मृदा मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो भी अच्छी होती है और इसकी जो जल निकासी की जो व्यवस्था होती है वो भी इसमें अच्छी होती है। मृदा की बनावट जैसे रेत, दोमट और चिकनी जल धारण और निकासी की गुणवत्ता निर्धारित करती है। यानी कि आपकी जो सोइल टेक्सचर जो होता है वो ये निर्धारित करता है कि जो मृदा जो है, सोइल जो है, उसकी जल धारण क्षमता कितनी है, उसकी जो निकासी की क्षमता कितनी है, ये सब जो कौन निर्धारित करता है, ये करता है मृदा की बनावट या मृदा की संरचना जो होती है वो इसको निर्धारित करती है। यानी कि जो सोइल टेक्सचर हो गया या सोइल स्ट्रक्चर जिसे हम कह सकते हैं ये निर्धारित करती है। उचित जल निकासी जल भराव को रोकती है जो जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि यदि अच्छी जल निकासी नहीं है, जल निकासी वाली मृदा नहीं है, तो वो ज्यादा जल का धारण करेगी, वहां पे जल भराव होगा और जिससे क्या होता है कि जो पौधे की जो जड़ें होती है वो डैमेज हो जाती है, कहीं ना कहीं पौधा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, उसकी जड़ें मर जाती है। फिर आता है कि मूल वृद्धि का और समर्थन, यानी कि मृदा क्या करती है कि उसको पोषक तत्व देती है, इसके साथ ही मृदा में जो जड़ें होती है वो गहराई तक जाती है, जिससे क्या होता है पौधा स्थिर रहता है और खड़ा रहता है। यानी कि मृदा मूल की आधार प्रदान करती है, यानी कि जो जड़ होती है उसको आधार प्रदान करती है ताकि वह स्थिर हो सके और फैल सके। यानी कि जो जड़ें होती है वो अंदर तक जाती है, तभी पौधा जब नीचे से जड़ों की जो मजबूत होगी तभी पौधा ऊपर अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छा उत्पादन देगा। मृदा की बनावट और संरचना ये प्रभावित करती है कि जड़ें मृदा में कितनी आसानी से प्रवेश कर सकती है। यानी कि मृदा की जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेक्सचर होता है, वो ये निर्धारित करता है कि जो पौधे की जड़ें हैं वो कितनी आसानी से ग्रोथ करेगी या कितनी ग्रोथ करेगी, ये कौन निर्धारित करता है, सोइल टेक्सचर और जो सोइल स्ट्रक्चर जो होता है वो निर्धारित करता है। और इसके बाद आता है कि जो ढीली और अच्छी संरचित मृदा बेहतर मूल विकास की अनुमति देती है। यानी कि जब ढीली और जो अच्छी संरचित जो मृदा होती है उसमें क्या होता है कि उनके बीच मृदा
कणों के भी जो रंध्र होते हैं उनकी अच्छा स्पेस होता है, वहां पे वायु का अच्छा संचार होता है, जड़ों को अच्छी जगह मिलती है, इसलिए जड़ें आसानी से वहां पे ग्रोथ करती है। तो जो पौधे होते हैं उसकी जड़ों के विकास के लिए कैसी मृदा होनी चाहिए, उसके लिए होनी चाहिए ढीली और अच्छी संरचित मृदा होनी चाहिए, जो कि ऐसे गुण आपको दोमट मृदा में देखने को मिलते हैं। फिर आता है मृदा का वायु संचार, यानी कि उचित वायु संचार ये सुनिश्चित करता है कि पौधों की जड़ें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करेगी या नहीं करेगी। यानी कि जब अच्छा वायु संचार यदि मृदा में हो रहा है, यानी कि जो सोइल कण होते हैं, मृदा के जो कण होते हैं, उनके बीच में अच्छा स्पेस है, वहां पे अच्छी वायु का संचार हो जाए तो पौधों को क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन लेने में आसानी होगी, पौधों को की जड़ें को आसानी से ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो अपनी अच्छी ग्रोथ करेंगे। खराब वायु संचार वाली मृदा पौधों की जड़ों को सांस लेने में समस्या उत्पन्न कर सकती है, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित हो सकती है। यानी कि यदि मृदा में वायु का संचार अच्छे से नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि पौधों को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो अपने कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ को कमी होगी, यानी कि वो अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, कौन, पौधा। इसके बाद आता है पारदर्शी मृदा हवा को स्वतंत्र रूप से संचलन करने की अनुमति देती है, जो जड़ों के श्वसन के लिए लाभकारी होता है। यानी कि जो पारदर्शी मृदा जो होती है वो क्या करती है, हवा में उसमें जो वायु का संचार होता है वो अच्छा होता है, जिससे पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं, पौधों की जो रूट होती है वो। मृदा की संरचना और बनावट, यानी सॉइल स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर, मृदा की संरचना कणों के समुच्चय में व्यवस्था को संदर्भित करती है। अच्छी मृदा संरचना उचित जल समावेशन और मूल प्रवेश की अनुमति देती है। यानी कि यदि संरचना अच्छी होती है, सोइल टेक्सचर यदि अच्छी है, तो वहां पे क्या होगा कि जो मृदा में वायु का संचार अच्छा होगा, जल धारण क्षमता उसकी अच्छी होगी, जिससे क्या होगा कि पौधा जो है वो वहां से जल भी, नमी है उसको भी अच्छे से ग्रहण करेगा। पौधे में यदि मृदा में वायु संचार अच्छा हो रहा है तो पौधे को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा और वो अपनी अच्छे से ग्रोथ करेगा, जिससे पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छा उत्पादन भी देगा। दोमट मृदा फसल उत्पादन के लिए आदर्श होती है, क्योंकि इसमें रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी का संतुलन होता है। यानी कि जो दोमट मृदा होती है उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं मृदा के, जो उसमें रेत भी के कण भी होते हैं, सिल्ट के कण भी होते हैं और चिकनी के जो कण होते हैं वो भी, उसमें चिकनी मिट्टी, इन तीनों के मिलाकर जो संतुलित रूप से जो मृदा तैयार होती है वो होती है दोमट मृदा, जो कि फसल उत्पादन के लिए एक आदर्श मृदा है या अच्छी मानी जाती है। फिर आता है सॉइल पीएच का नियंत्रण, यानी कि मृदा जो पीएच का नियंत्रण किस तरह से करते हैं, तो मृदा का पीएच पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करता है। यानी कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अम्लीय मृदाओं में पोषक जो उनकी जो उपलब्धता होती है वो नहीं होती या बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो उसके लिए जो आदर्श पीएच माना गया है कि जो फसल उत्पादन के लिए जो आदर्श पीएच होता है वो 6 से 7 होता है, या आप इसे 6 से 7.5 भी कर सकते हैं। ये मृदा जो ये पीएच है ये फसल उत्पादन के लिए अच्छा माना गया, आदर्श माना गया, क्योंकि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो अधिक यदि लवणीय मृदा है तो उसमें उनकी उपलब्धता कम हो जाती है, अधिक जो अम्लीय मृदा होती है उसमें भी उसकी अम्लता जो होती है उसकी पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। मृदा संशोधन पीएच का समायोजित कर सकते हैं ताकि पोषक तत्वों की उपलब्धता को अनुकूलित किया जा सके। फिर आता है मृदा की सूक्ष्म जीवों की गतिविधि, यहाँ पे आप सॉइल लिख लेना या मृदा यहाँ पे लिख लेना। तो मृदा के सूक्ष्म जीव गतिविधि, यानी कि मृदा में सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों के विघटित करते हैं जिससे पोषक तत्व मुक्त होते हैं। यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फसल अवशेष वगैरह जो होते हैं, जो पेड़ पौधों की जो टहनियां वगैरह होती है या जो भी जैविक पदार्थ होता है उसको विघटित करते हैं, जिससे पोषक तत्व रिलीज होते हैं और वो पोषक तत्व पौधे ग्रहण करते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से इनका कार्य होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका। मृदा में सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन बनाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि को लाभ मिलता है, यानी कि जो प्लांट ग्रोथ होता है उसको बेनिफिट मिलता है। स्वस्थ सूक्ष्म जीव गतिविधि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाती है, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है और हानिकारक रोग जनकों को दबाती है, यानी कि जो पैथोजेंस जो होते हैं उनको ये रोकती है, यानी कि उनको उनकी जो सक्रियता होती है उसको निष्क्रिय करती है, उनको उनके लक्षणों को ये दबाते हैं, कौन, सूक्ष्म जीव। फिर आता है मृदा अपरदन की रोकथाम, यानी कि जो मृदा अपरदन की रोकथाम का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मृदा अपरदन क्या होता है, जो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है, जो उपजाऊ होती है, जहाँ पे पोषक तत्वों की मात्रा होती है, वो क्या होती है, हवा, जल या कोई कृषि क्रियाएं होती है, इनके माध्यम से वो हट जाती है, जिससे मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, मृदा अपरदन उपजाऊ
ऊपरी मृदा की हानि है जो फसल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, तो वो भी यहाँ पे दिया गया है कि मर्द अपर्दन हवा, पानी या गलत कृषि प्रथाओं के कारण होता है। इसका नियंत्रण का उपाय क्या है? या तो आप इसके जो आवरण फसलें आप उगा सकते हैं, या फिर जो मल्चिंग होती है यानी कि मृदा को ऊपर से ढक दिया जाता है ताकि जो घास फूस जो फसल अवशेष बचते हैं उससे इसको ढक दिया जाता है, या मृदा की सुरक्षा में मदद करता है। यानी कि मल्चिंग क्या होती है कि जब हम मृदा को ऊपरी मृदा की जो ऊपरी सतह होती है उसको फसल अवशेष वगैरह से हम ढक देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो मृदा नमी उससे बचती है, खरपतवार नियंत्रण होता है और उसके साथ ही मृदा अपरदन भी कम होता है। तो ये थे मुख्य मुख्य जो मृदा जो सॉइल हेल्थ होती है, मृदा जो होती है उसके कार्य क्या होती है। ये मृदा के कार्य नहीं, सॉइल के कार्य क्या क्या होते हैं, सॉइल के फंक्शन यहाँ पे हमने पढ़े हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक यानी कि सॉइल हेल्थ को, सॉइल क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला आता है, ये जो हमने पीछे पढ़े लगभग उन्हीं से मिलते जुलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो। पहला आता है सॉइल टेक्सचर यानी कि मृदा की बनावट, जो कैसे प्रभावित करती है कि जो मृदा में रेत, दोमट और चिकनी के अनुपात को संदर्भित करती है। जो इसकी संरचना होती है, जो सॉइल टेक्सचर हो जो होता है, जो मृदा की जो बनावट होती है वो क्या निर्धारित करती है, एक तो जल धारण क्षमता को निर्धारित करेगी, जल निकासी को निर्धारित करेगी और जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है उसको निर्धारित करती है। तो ये इस तरह से इसको प्रभावित करती है। अच्छी बनावट वाली मृदाएं जैसे दोमट मृदाएं होगी जो खेत के लिए आदर्श मानी जाती है। आपको याद रखना है कि फसल उत्पादन के लिए आदर्श मृदा कौन सी होती है, तो वो होती है दोमट मृदा। ये क्वेश्चन आपके ये बन सकता है। फिर आता है कि सोइल ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैविक पदार्थ जिसमें विघटित पौधों, जानवरों के अवशेष शामिल है, मृदा उर्वरकता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो फसल अवशेष वगैरह जो होते हैं उनको विघटित होता है जो मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाते हैं और पौधों पौधों को पोषक तत्व वहां से मिलते हैं। ये मृदा संरचना, जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुधारता है। यानी कि यदि मृदा में पोषक जो सूक्ष्म जीव यदि जैविक पदार्थों का विघटन करेंगे, वहां पे पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे क्या होता है कि मृदा संरचना में सुधार होगा, मृदा की जो जल धारण क्षमता उसमें सुधार होता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता में भी सुधार होता है। जैविक पदार्थों की कमी सामग्री मृदा संरचना को खराब कर सकती है और उर्वरकता में कमी ला सकती है। यानी कि यदि जैविक पदार्थों की कमी है, कम सामग्री है, तो वो क्या करती है, एक तो सॉइल स्ट्रक्चर को बिगाड़ सकती है, दूसरा वो उर्वरकता ये होती है जो फर्टिलिटी होती है उसको भी कम कर सकती है यानी कि रिड्यूस कर सकती है। फिर आता है सोइल पीएच यानी कि मृदा पीएच। तो मृदा का पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता और सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को प्रभावित करता है। यानी कि मृदा जो पीएच होता है वो आदर्श होना चाहिए, यानी कि 6 से 7 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि 6 से 7 के बीच में जो यदि मृदा का पीएच है तो वहां पे पोषक तत्वों की उपलब्धता भी अच्छी होती है। दूसरी बात, वहां पे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोब्स जो होते हैं, उनकी गतिविधि यानी उनकी सक्रियता भी अच्छी होती है। ज्यादा अम्लीय मृदा होगी तो वहां पे सूक्ष्म जीव भी ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे, और यदि ज्यादा लवणीय मृदा होगी तो भी वहां पे सूक्ष्म जीव अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। अत्यधिक उच्च या निम्न पीएच पोषक तत्वों की कमी या विषाक्तता का कारण बन सकती है, जिससे सूक्ष्म जीव भी वहां पे कार्य नहीं करते हैं। संतुलित पीएच बनाए रखना अधिकांश फसलों के लिए आदर्श है। यानी कि यहाँ पे जो ये जो पॉइंट दिए गए हैं इसमें आपको केवल पॉइंट के नाम याद रखने हैं, बाकी जो इसका सोइल का कार्य होता है वो भी सेम होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि आपको केवल समझना है, पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मृदा अपरदन, तो आपको मृदा अपरदन में क्या होता है, ये किस तरह से प्रभावित करता है वो आपको समझना है। रटोगे तो आपको पेपर से पहले पता नहीं कितनी बार आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप समझते हो, अच्छे से पढ़ते हो या ध्यान लगाकर आप क्लास ले रहे हो तो आपको ये जिंदगी भर याद रहेंगे, क्योंकि इसमें जो समझने की चीजें होती है यदि आप पढ़ाई समझ कर करते हैं या आप रट्टा मारते हैं तो वो ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहता, यदि आप समझते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन की। तो मृदा अपरदन किस तरह से प्रभावित करता है कि जो मृदा अपरदन में क्या होता है, ऊपरी सतह हटती है, मृदा की ऊपरी जो सतह होती है वो जल, हवा या कृषि क्रियाओं के कारण हट जाती है। तो उसी में क्या है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, तो वो हट जाएगी तो वो उसमें क्या होगा कि उसकी जो क्वालिटी होती है, मृदा की क्वालिटी जो होती है, सॉइल क्वालिटी, वो प्रभावित होती है। ये पोषक तत्वों के समृद्ध परत को समाप्त कर देता है, मृदा की उर्वरकता को प्रभावित करता है। मृदा अपरदन हवा, पानी या गलत कृषि की प्रथाओं के कारण हो सकता है।
फिर आता है सोइल का संपीड़न, यानी कि सोइल का संपीड़न क्या होता है कि जब मृदा के जैसे ये कोई कण है, ये छोटे छोटे मृदा के कण है, यदि यहाँ पे ऊपर से दबाव पड़ता है तो इनके बीच के ये जो हवा या जो यहाँ पे जो रंध्र होते हैं या जो जगह होती है कणों के बीच में, जो वो क्या होता है कि दबने के कारण क्या होता है, ये छिद्र जो होते हैं इनके बीच का जो स्थान होता है वो कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मृदा का संपीड़न। तो मृदा का संपीड़न तब होता है तब मृदा कण आपस में दब जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं उनके जो स्थान होते हैं वो कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जल समावेशन और जो जड़ों की जो वृद्धि होती है या हवा के संचलन के में कमी आती है, वायु का संचार अच्छे से नहीं हो सकता है, जल धारण क्षमता भी वहां पे कम हो जाती है, जिससे क्या होगा कि पौधे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, जड़ों को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और पौधा कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। भारी मशीनरी का उपयोग करने से पैदल यात्री मृदा संपीड़न में योगदान कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे सामान्य से आपको यह याद रखना है कि मृदा में जब ऊपर से दाब पड़ता है तो वहां पे जो रंध्रों के बीच जो अवकाश होता है या जगह जो होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वायु का संचार अच्छे से नहीं होगा, जल धारण क्षमता नहीं, यानी जल समावेशन नहीं होगा, और जिससे क्या होगा, वृद्धि अच्छी नहीं होगी किसकी, जड़ों की। फिर आता है जलवायु और मौसम, यानी क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता मृदा गुणों और पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। किस तरह से प्रभावित करते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अत्यधिक वर्षा पोषक तत्वों को नष्ट होने के कारण बनती है, यानी कि यदि वर्षा अत्यधिक अत्यधिक होती है तो जो पोषक तत्व होते हैं वो या तो पानी के साथ बहकर चले जाते हैं, या ज्यादा वर्षा होने पर या ज्यादा पानी भरा होने के कारण पोषक तत्व पानी के साथ ही घुलकर मतलब निचले स्तरों में चले जाते हैं, जिससे पौधा उन पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाता है। जबकि सूखा जैविक पदार्थ या सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को कम कर सकता है। यदि ज्यादा वर्षा हो रही है तो पोषक तत्वों की हानि होगी, यदि वर्षा हो ही नहीं रही है तो जिससे क्या होगा कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रिया भी कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन समय के साथ मृदा की नमी स्तर और उर्वरकता को प्रभावित कर सकता है। फिर आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या कृषि प्रथाएं जिसे हम कहते हैं, तो ये किस तरह से प्रभावित करता है कि जो क्रॉप रोटेशन हम अपनाते हैं, फसल जो चक्र होता है, या हम इरिगेशन की बात करें या फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं सॉइल क्वालिटी को, यानी कि मृदा गुणवत्ता को ये प्रभावित करते हैं। और रासायनिक उर्वरकों या कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है और मृदा स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकता है। यानी कि यदि हम रसायनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको उनकी सक्रियता कम हो जाती है और कहीं ना कहीं वह नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा की गुणवत्ता और मृदा का स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ सकते हैं। जैविक खेती जैसी सतत प्रथाएं मृदा स्वास्थ्य और गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करती है, यानी कि जो ऑर्गेनिक जो सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस होती है या जो जैविक जो खेती होती है वो मृदा स्वास्थ्य को भी बनाए रखती है और मृदा गुणवत्ता को भी बनाए रखती है। इसके बाद आता है कि मृदा सूक्ष्म जीव गतिविधि, यानी कि मृदा सूक्ष्म जीवों की गतिविधि किस तरह से पोषक जो सॉरी मृदा क्वालिटी को प्रभावित करती है। तो जब पोषक तत्व जो मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं वो अच्छे से जैविक पदार्थों का विघटन करेंगे तो वहां पे पोषक तत्वों की उपलब्धता जो होगी वो अच्छी होगी। यदि वो अच्छे से विघटन नहीं करेंगे जैविक पदार्थों का तो वहां पे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो सकती है। स्वस्थ सूक्ष्म जीव गतिविधियां मृदा संरचना, उर्वरकता और कीट प्रतिरोध को सुधारती है, यानी कि जो यदि सूक्ष्म जीव अच्छी गतिविधि कर रहे हैं, अच्छी तरह से वह सक्रिय हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो मृदा जो सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है या जो फर्टिलिटी जो होती है या पेस्ट रेजिस्टेंस जो होता है उसको सुधार करता है। इसके बाद क्या आता है कि जो अगला आता है प्रदूषण या रासायनिक उपयोग के कारण सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है और मृदा गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर आता है मृदा की लवणता, यानी कि मृदा में उच्च लवणता पौधों की वृद्धि, पोषक तत्वों और के अवशोषण को रोक सकती है। अत्यधिक सिंचाई या खराब जल निकासी मृदा में लवणों का संकलन या के कारण बन सकती है, यानी कि यदि अत्यधिक सिंचाई हो रही है या अच्छी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे लवणीय मृदा जो पीएच होता है वो बढ़ जाता है और मृदा लवणीय हो जाती है। तो ये थे मृदा क्वालिटी को या सॉइल क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि बहुत आसान है। जो उसके सॉइल के जो कार्य होते हैं, जो सॉइल क्वालिटी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो सब मिलते जुलते हैं। आपको केवल पॉइंट याद होना चाहिए और किस तरह से प्रभावित करते हैं, यानी कि मृदा अपरदन है तो मृदा अपरदन में आता है वो किस तरह से प्रभावित करता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी सतह में होते हैं, यदि मृदा अपरदन होगा
तो ऊपरी सतह से पोषक तत्व हट जाएंगे और पौधों को पोषक तत्व मिल नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये प्रभावित करता है। तो ये आपको ऐसे माइंड में होना चाहिए कि किस तरह से ये प्रभावित करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा यदि आप समझते हैं तो। और फिर हम बात करते हैं सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स की, यानी कि मृदा स्वास्थ्य संकेतक, यानी कि आपको किस तरह से संकेत मिलेगा कि आपकी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मृदा स्वास्थ्य जो इंडिकेटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ये 3 प्रकार के होते हैं जो ये संकेत मृदा की कुल स्थिति, मृदा की वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता और पारिस्थितिक तंत्र स्वास्थ्य में इसका समर्थन करने की मृदा की क्षमता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। कौन कौन से होते हैं वो तीनों प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो फिजिकल जो होता है, फिजिकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है सॉइल टेक्सचर, यानी मृदा की बनावट, जो किस तरह से हमें संकेत देती है, किस तरह से इंडिकेटर देती है। तो मृदा में बालू, चिकनी मिट्टी या कीचड़ के अनुपात का वर्णन करता है। ये जल धारण, निकासी या मूल प्रवेश को प्रभावित करता है। यानी कि जो मृदा टेक्सचर जो होता है, जो सॉइल टेक्सचर होता है, वो क्या करता है कि मृदा की एक तो जल धारण क्षमता को प्रभावित करता है, दूसरा उसकी जो जल निकासी की जो व्यवस्था होती है, ड्रेनेज की जो व्यवस्था होती है, उसको प्रभावित करता है। और जो जड़ें होती है उसके वृद्धि या उसके प्रवेश करने की जो गति होती है या प्रवेश करने को प्रभावित करता है। फिर फिर आता है मृदा घनत्व, यानी कि ब्लक डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, जो मृदा संपीड़न का संकेत है। उच्च मृदा घनत्व मूल वृद्धि या जल समावेशन को सीमित कर सकता है। यानी कि मृदा घनत्व यदि ज्यादा है तो इससे क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं उनका स्थान जो होता है, उनका जो वहां पे रंध्र जो होते हैं उनकी वो कम हो जाते हैं, जिससे पौधे की जो जड़ें होती है वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाती और जल धारण क्षमता भी कम हो सकती है। फिर आता है मृदा का छिद्रता या मृदा रंध्र जिसे हम कहते हैं। तो मृदा कणों के बीच का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं मृदा रंध्र या मृदा संरंध्र जिसे हम कहते हैं, जो पानी और हवा के संचलन की अनुमति देता है। अच्छी तरह हवादार मृदा मूल विकास को बढ़ावा देती है। यानी कि जो मृदा संरंध्र होते हैं उनके क्या होते हैं कि जो मृदा कण होते हैं उनके बीच के जो स्थान होता है उसे हम ये कहते हैं मृदा रंध्र। और जो ये क्या करते हैं कि पानी और हवा के आवागमन के लिए या संचार के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि उसके कणों के बीच अच्छा स्पेस है और वायु और जल का अच्छा मतलब जल धारण भी अच्छा कर रही है और वायु का संचार भी यदि मृदा में अच्छा हो रहा है, तो वहां पे जो जड़ें होती है उसको ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलेगा और वो अच्छी वृद्धि करेगी। फिर हम बात करते हैं केमिकल इंडिकेटर की। तो इसमें आता है मृदा पीएच। मृदा पीएच का मैंने पहले भी बता दिया कि जो आदर्श जो पीएच होता है वो 6 से 7 होना चाहिए, ना ज्यादा अम्लीय ना ज्यादा क्षारीय। तो ये आपको यहाँ पे ज्यादा नहीं याद रखना है। फिर आता है पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उपलब्धता को ये मापता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आदर्श जो सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व होते हैं जो एनपीके होते हैं उनकी उपलब्धता को ये मापते हैं। विद्युत चालकता की बात करते हैं तो मृदा में लवणता का संकेत देता है। उच्च लवणता पौधों की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। यानी कि यदि मृदा अच्छी ज्यादा लवणीय मृदा है तो वहां पे पौधे जो होते हैं वो अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स की, जिसमें आता है सूक्ष्म गतिविधि, सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रोबियल एक्टिविटी, जिसमें लाभकारी सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और गतिविधि को मापता है। उच्च सूक्ष्म जीव गतिविधि स्वस्थ मृदा का संकेत देते हैं। यानी कि यदि लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी अत्यधिक सक्रियता या अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि मृदा स्वस्थ है इसका संकेत देते हैं। जैविक पदार्थ सामग्री, यानी कि जो मृदा में सड़े हुए पौधों और जानवरों के पदार्थ को संदर्भित करता है। ये सूक्ष्म जीव गतिविधि यानी कि माइक्रोबियल एक्टिविटी और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग यानी कि पोषक तत्वों के चक्रण में समर्थन देता है, यानी कि उसको सपोर्ट करता है। और लास्ट जो हमारा आता है वो आता है कि जो मृदा शोषण, यानी कि मृदा सूक्ष्म जीवों में CO2 उत्सर्जन को मापता है, जो सूक्ष्म जीव स्वास्थ्य और जैविक पदार्थों के विघटन का संकेत देता है। यानी कि ये क्या करता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उससे CO2 कितना उत्सर्जन होता है उसको ये मापता है, जिससे क्या पता चलता है कि सूक्ष्म जीव स्वस्थ हैं या सूक्ष्म जीवों का स्वास्थ्य क्या पता चलता है। और ये क्या करता है कि यदि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो मृदा में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका विघटन अच्छे से होगा। यदि उनका स्वास्थ्य खराब है तो वहां पे जैविक पदार्थों का विघटन अच्छा नहीं होगा। तो इसका भी संकेत इससे मिलता है, किसे? मृदा शोषण से। तो ये आज का जो हमारा
टॉपिक था सोइल क्वालिटी एंड सोइल हेल्थ, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की क्लास में हमने देखा कि उसके फंक्शन क्या होते हैं, किसके, सोइल के, यानी मृदा के कार्य क्या होते हैं। दूसरा, सोइल क्वालिटी को प्रभावित करने वाले कारक और सोइल हेल्थ के इंडिकेटर्स, ये हमने पढ़े थे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि एक तो सोइल क्वालिटी क्या होती है, सोइल हेल्थ क्या होता है, और सोइल हेल्थ को जो विशेषताएं क्या क्या होती है, यानी कैरेक्टर हमने इसमें पढ़े थे। तो दोनों ही क्लासें आपने के बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नहीं देखी है पिछली वाली क्लास तो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं कृषि विज्ञान क्लासेस की। और ये क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी। नेक्स्ट क्लास के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और पुराने पेपर या गेस्ट पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मिलेंगे जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।